हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। 6 days टू गो टू योर एग्जाम और ये है आपका लास्ट लैब का टाइम। मतलब आपकी इस टाइम पे रिवीजन शुरू हो जानी चाहिए। रिवीजन भी आपको इस हिसाब से करनी है दैट बहुत कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन डेप्थ स्टडी कर लीजिए और इसका बेस्ट वे क्वेश्चन आंसर्स करना ही है। हमारी आज की सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डील करेगी। यू विल बी हैविंग मल्टीपल क्लासेस फॉर दिस, बट ईच क्लास विल बी शॉर्ट इन टाइम लिमिट एंड फिल्ड विद कंप्लीट नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets of bill is presented to the parliament along with the budget? First, direct tax bill and indirect taxes bill. Second, contingency bill and appropriation bill. Third, finance bill and appropriation bill. Fourth, finance bill and contingency bill. 30 seconds आंसर कीजिए। पार्लियामेंट के सामने बजट के साथ कौन सा बिल प्रेजेंट करा जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ बिल होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑर्डिनरी बिल, फिर आता है आपका मनी बिल, फिर आता है आपका फाइनेंस बिल, फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, फिर आता है आपका प्राइवेट मेंबर बिल एंड देन लास्ट इज योर एप्रोप्रिएशन बिल। सबका एक एक बारी मीनिंग समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल आपका किसी भी मैटर से डील कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर से डील कर सकता है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है और इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। फिर आता है आपका मनी बिल। मनी बिल आपका टैक्स के मैटर से डील करता है। अब फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के अंदर डिफरेंस क्या है? मनी बिल आपका स्पेसिफिकली टैक्स से डील करता है, टैक्सेशन से डील करता है। फाइनेंशियल बिल आपका उन मैटर से डील करता है जो फर्स्ट मनी बिल के अंदर नहीं होते हैं। सेकंड, अगर टैक्स के एस्पेक्ट पे भी आते हैं तो टैक्स का बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट होता है जो यहाँ पे डील करा जाता है। देन आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डील करता है। उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल, अगर कोई भी एमपी के अलावा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा कोई भी ह्यूमन एक बिल इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट के अंदर, उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल और जिसकी जनरल नॉलेज नहीं होती है बच्चों को। एप्रोप्रिएशन बिल आपका इंट्रोड्यूस करा जाता है किसी स्पेसिफिक मैटर को लेके, यानी कि फंड्स एलोकेट करवाने हैं किसी एक स्पेशल कैटेगरी को। और फंड्स कहाँ से एलोकेट होते हैं? आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा फंड है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपका वो फंड है जिसके अंदर गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यूज जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं, उसको मेंटेन करा जाता है ऐसी सिचुएशंस के लिए और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। आई होप आपके बिल्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए, सारे बिल्स रिवाइज हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। In which article of the Constitution of India has the provision of joint seating of the Lok Sabha and the Rajya Sabha has been provided? Article 101, 108, 133 and 102। इन सब आर्टिकल्स के बारे में आपको इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए। 30 सेकेंड्स लीजिए और आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। 108 आर्टिकल है आपका जो डील करता है जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच। जॉइंट सीटिंग क्यों होती है? बिकॉज देयर इज अ डेडलॉक ऑन अ मैटर बिटवीन बोथ हाउसेस। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सीटिंग को
बुलाते हैं in order to resolve the disagreement between both the houses. अच्छा, आपका 101 और 102 दोनों का दोनों आर्टिकल जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डील करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर डिफरेंस ग्राउंड का है। 101 में आपके 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। एक, कोई भी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरा, अनसाउंड माइंड है। तीसरा आपका इंसॉल्वेंट है। ये 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं 101 के अंदर। 102 के अंदर 101 के तो 3 ग्राउंड्स हैं, प्लस 2 ग्राउंड्स और दे दिए जाते हैं। फर्स्ट, दैट member of parliament is not a citizen of India, or second, acquired foreign citizenship. ठीक है, ये डिफरेंस आता है आपका 101 और 102 के अंदर। और जो आपका 133 सेक्शन है वो डील करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट दी सिविल मैटर्स, जहां पे हाई कोर्ट ये परमिशन देता है कि जो क्वेश्चन है वो डील करता है किसी सब्सटेंशियल मैटर ऑफ लॉ से। तो यहाँ पे ये आपके चारों आर्टिकल्स प्रिपेयर हो गए हैं। आपको 101 और 102 में जो माइन्यूट से डिफरेंस है वो चीज समझ आ गया। और हमने सुप्रीम कोर्ट का भी एक आर्टिकल डिस्कस कर लिया है, दैट इज अपील टू सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। एक बार में सिंगल क्लास के अंदर अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज लगेगी कि चारों ऑप्शन ठीक है, बट इफ यू गो इन द डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शन यू विल रियलाइज देयर इज वन करेक्ट आंसर। 30 सेकेंड लीजिए और आंसर कीजिए। A, class legislation. B, special treatment to an individual. C, treatment of unequal equal footing. D, reasonable classification. Question को ध्यान से पढ़िए। Article 14 of Indian Constitution does not prohibit. Does not prohibit यानी कि आर्टिकल 14 के अंदर इनमें से कौन सी चीज अलाउड है? The correct answer is D. Reasonable classification is part of Article 14. अब class legislation हमें already पता है, it is not the part of Article 14. Special treatment to an individual जो आपका essence है Article 14 का वो बिल्कुल destroy कर देंगे। Treatment of an unequal at an equal footing जो reasonable classification है उसका opposite meaning है आपका option C। चलिए next पे चलते हैं। In which one of the following cases has the Supreme Court observed that judicial review is a basic structure of the Constitution? कौन सी इसमें जजमेंट में ये चीज हेड करी गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशियल रिव्यू ऐड करा जाएगा? दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट। वैसे तो जो चारों जजमेंट आपके सामने दे रखी हैं वो सारी लैंडमार्क जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, और ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। The correct answer is L. Chandra Kumar versus Union of India। ऐसा बोलना है कि जो आपकी जजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल से डील करती है। एस पी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपका 239 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से डील करती है। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमें ऑलरेडी पता है आर्टिकल 21 प्लस 19 प्लस 14 गोल्डन ट्रायल जो बनाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, विच केस इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड से रिलेट करने वाला कौन सा केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, पता होना चाहिए आपको। करेक्ट ऑप्शन इज CEHAT वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट आपका डील करता है फीमेल फेटिसाइड से। उसके बाद आपका पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डील करता है राइट टू एजुकेशन इन रिगार्ड टू स्पेशल चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, मधु किश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आपका डील करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इनहेरिटेंस। और उसके बाद निशी मग्गू वर्सेस स्टेट ऑफ JNK डील करता है आपका राइट ऑफ women in property and ownership। JNK की जजमेंट है, इसमें थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, which of the following cases is not related to parliament privileges। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके 3 केसेस पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आपने ये देख लिया कि कौन सा इसमें से पार्लियामेंट प्रिविलेजेस से डील नहीं करता। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जगदीश चंद्र घोष वर्सेस हरिसदन मुखर्जी एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर। बताइए कौन सी जजमेंट है जो डील नहीं करती पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से। द करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर। ये डील करता है आपका राइट टू एजुकेशन से एंड इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। बाकी तीनों जजमेंट आपकी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस से डील करती है। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा और जगदीश चंद्र घोष वर्सेस हरिसदन मुखर्जी, दीज आर वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए। स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी आपकी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस से डील करती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which of the following statements is are correct? बताइए। An ordinary bill can only originate in the Council of States। ऑर्डिनरी बिल, अभी हमने बिल्स की बात करी है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। A bill pending in House of People यानी कि लोकसभा shall not lapse by the reason of prorogation of the House। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस की वजह से जो बिल पेंडिंग है लोकसभा के अंदर वो लैप्स नहीं होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? A bill pending in the councils of state Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on a dissolution of the House of People। यानी कि लोकसभा की डिसोल्यूशन के टाइम पे एक बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा के थ्रू पास नहीं करा गया है वो लैप्स नहीं होना चाहिए। A bill pending in Rajya Sabha shall not lapse by reason of the dissolution of the House। अगर एक बिल पेंडिंग है राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा डिसॉल्व हो रही है तो वो बिल लैप्स उसके डिसोल्यूशन की वजह से नहीं होना चाहिए। आंसर करिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये करेक्ट है। यहां पे अ बिल पेंडिंग इन हाउस ऑफ पीपल शैल लैप्स बाय रीजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, यानी कि अगर राज्यसभा के अंदर ही एक बिल पेंडिंग है और राज्यसभा ही डिसॉल्व हो गई है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि जो बिल है वो भी साथ साथ लैप्स हो जाएगा। बट आपकी जो बाकी दोनों स्टेटमेंट दी हुई है वो करेक्ट है। और यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स जो आपका बिल की पेंडेंसी से रिलेट करता है कंसेप्ट, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ने के थ्रू से ही आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Every proclamation of emergency under Article 352 shall be laid before each House of Parliament. कितने टाइम पीरियड के अंदर एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रेजेंट करा जाना चाहिए? बताइए करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा है, फैक्चुअल आंसर है, इट इज विद इन अ मंथ। 1 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा के सामने बिल ले डाउन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो ले डाउन कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 9th क्वेश्चन देखिए, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 कैसे अमेंड हुआ? 44th अमेंडमेंट को लेके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, अमेंडेड आर्टिकल 32, क्या 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 32 अमेंड करा था? बी, क्या उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको हटा के लीगल राइट बना दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को अंडर आर्टिकल 300A, डिलीटेड आर्टिकल 32 फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू आर्टिकल 300 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 44th अमेंडमेंट ने इसमें से क्या करा था बताइए। The correct answer is B. राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बता दिया था 300A के अंदर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कितने स्टेट्स की मेजॉरिटी है सर्टेन अमेंडमेंट्स रेटिफाई करने के लिए? बताइए। आर्टिकल 368 से डील करता है ये। The correct option is A. Not less than half the number of total states. I hope ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए, and we will be continuing this series in coming next videos. Thank you so much and all the very best.